टूनी, कहाँ जा रही हो? जी, मैं कल बनाए हुए मटके को पकाने जा रही हूँ। उसके बाद खाना बना के मटकों को बेचने चली जाऊंगी। टूनी, तुम्हें मेरी बीमारी के कारण कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। उसी बात को बार बार मत बोला कीजिए। आप जानबूझकर थोड़ी ना बीमार हुए हो। आपकी बीमारी ने आपको ऐसे कर दिया है। मगर आप चिंता मत कीजिए, एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। चलिए, बहुत बातें हो गई, मुझे देरी हो रही है। मैं कच्ची मिट्टी के बर्तनों को अभी भट्टी में पका कर आती हूँ। टूनी टोकरी में मटके रखकर भट्टी के पास पहुंच गई और अपने बनाए बर्तनों को पकने के लिए डाल दिया। ये काम तो हो गया, अब दुकान से दाल ले जाती हूँ। आज दाल रोटी बना दूंगी। टूनी जल्दी से अपने घर लौटी और जाते ही चूल्हे पर खाना बनाने लगी। उसने गर्मा गर्म दाल रोटी बनाकर सबसे पहले अपनी सास को दी। लीजिए माँ, खाना। शुक्रिया बहू। बेटी, तुझे कितना काम करना पड़ता है। मैं बूढ़ी तेरी कुछ मदद भी नहीं कर पाती, ऊपर से तेरे सर पर बोझ बनी हुई हूँ। माँ जी, आप कैसी बातें करती हो? आप मेरे ऊपर बोझ नहीं हो, वो तो मेरा सौभाग्य है। पता है, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में माँ का साया होता है। आपकी सेवा करके तो मुझे सुकून मिलता है। आप ऐसे मत बोलिए। तेरे जैसे बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। चलिए माँ जी, अब मैं टूना को भी खाना खिला देती हूँ। उसके बाद मिट्टी के मटके भी तो बेचने जाना है। टूनी ने अपने हाथों से बीमार पति को खाना खिलाया और फिर वो अपने मटकियाँ लेकर बाजार निकल गई। मटकी ले लो मटकी, मिट्टी की मजबूत मटकी। गर्मी में ठंडे ठंडे पानी पीने के लिए मटकी, सस्ते सस्ते मटकी। अरे कितनी देर हो गई, लेकिन अभी तक मेरे एक भी मटकी नहीं बिकी। हे प्रभु, तुम ही कोई ग्राहक भेजो। इन मटकियों को बेचकर ही तो मैं अपने घर का गुजारा करती हूँ। टूनी भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद एक ग्राहक उससे मटकी खरीदने आ गए। अरे बहन, ये मटकी कैसे दिया? ये बड़ा वाला 70 रुपए है और ये छोटा वाला 50 रुपए। मुझे बड़ा वाला मटका दे दो। शाम तक 2-3 मटकी बेचकर टूनी अपने घर आ गई। भगवान का शुक्र है, आज कुछ मटकियाँ बिकी गई। अब भट्टी जाकर देखती हूँ, मेरी बनाई हुई मटकियाँ अब तक तो पकी गई होगी। रात होने से पहले टूनी भट्टी पर गई और वहाँ से पकी हुई मटकियों को लेकर घर लौटी। उसे इतनी मेहनत करते देख उसके पति और सास बहुत उदास थे। पति बीमार था और सास बूढ़ी, इसीलिए टूनी का मदद करने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। टूनी रोज खाना बनाने के बाद मटकियाँ बनाती थी और सुबह रात को सूखने के बाद उसे पकाती और बाजार में उसे बेचती और साथ में सभी जिम्मेदारियाँ निभाती है। एक दिन बाजार में टूनी मटकी बेचते हुए खाना खा रही थी। आज तो सारी सब्जियाँ मैंने माँ और टूना को खिला दी। चलो कोई बात नहीं, आज मैं सूखी रोटी खाकर ही काम चला लूंगी। सुबह से काम में लगी हुई टूनी जैसे ही एक निवाला खाने वाली थी, तभी एक भिखारन बूढ़ी चिड़िया आ गई। अरे बेटी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दे। ये बुढ़िया तुझे दिल से दुआ देगी, तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। माँ जी, मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये सूखी रोटी है, आप यही खा लीजिए। टूनी ने उस बूढ़ी चिड़िया को अपनी रोटी दे दी। उसे खाकर बूढ़ी चिड़िया टूनी को दुआएं देते हुए जाने लगी। बूढ़ी चिड़िया जा ही रही थी, तभी उसके पैर से एक मटका लग गया और मटके का मुंह टूट गया। अरे ये क्या हो गया? मैं अभी इसको ठीक कर दूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे बोलकर टूनी बाकी मटके को संभालने लगी।
तभी उस बुढ़िया ने जादू सा चलाया। उसने मटके के टूटी हुई जगह पर हाथ रखा और वो चमकने लगी और मटका थोड़ी सी ठीक हो गई। फिर बूढ़ी चिड़िया अपना जादू चलाकर वहाँ से चली गई और कुछ देर बाद अरे नहीं, मेरा तो 50 रुपए का नुकसान हो गया। इसका किनारा टूट गया। अब कोई ग्राहक तो इसे नहीं खरीदेंगे। चलो कोई नहीं, मैं इसे घर में इस्तेमाल कर लूंगी। घर आने के बाद टूनी अपने पुराने मटके के पानी को उस नए मटके में रख दी। बहू, ये नई मटकी तेरे बनाए हुए ही है क्या? हाँ माँ, आपने दोपहर में खाना खा लिया था ना? हाँ बहू, लेकिन मुझे तो कमजोर सी लग रही है। तूने कुछ खाया कि नहीं? हाँ, वो मैं अब जल्दी से रोटियां बना देती हूँ। माँ, आज कुछ खास बिक्री नहीं हुई है, इसीलिए आज सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं बहू, तूने अकेले कमाने की हिम्मत की, जिससे हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है। कम से कम किसी के कर्जदार तो नहीं है, और हमें क्या चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी। टूनी ने आटा गूंथकर रोटियां बना ली। टूनी ने आटा गूंथकर रोटियां बना ली। अरे, मटके से तो मैंने कई बार पानी निकाली, लेकिन इस मटके में तो पानी खत्म ही नहीं हुआ। चलो जो भी हो। टूनी ने पानी खत्म न होने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह को उसी मटके से खाना बनाने, हाथ मुंह धोने के लिए भी पानी लिया, लेकिन जब उसने पानी लाने के लिए उस मटके को उठाया तो वो बहुत भारी था। अरे, ये कैसा चमत्कार है? पानी अभी तक मटके में भरा पड़ा है। 1 मिनट, कल ये मटका थोड़ा टूटा हुआ था, लेकिन बूढ़ी माँ के उठाने पर ये सही हो गया। कहीं उन बूढ़ी अम्मा ने नहीं, शायद ये मेरा वहम है, या शायद। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ। टूनी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वो वापस से मटके बेचने चली गई। शाम को जब टूनी घर लौटी तो मटके से पानी लेने के लिए अपना हाथ डाला तो अरे, ये तो अभी तक ऊपर तक भरा है। माँ जी, आपने इस मटके से पानी नहीं लिया था क्या? नहीं बहू, मैंने तो कई बार इस मटके से पानी लिया था, लेकिन क्यों? तो ये अभी तक भरा हुआ कैसे है? माँ जी, मुझे तो ये जादुई मटका लगता है। जादुई मटका? टूनी को अब यकीन हो चुका था कि उसका मटका कोई साधारण मटका नहीं है। टूनी ने मटके से पानी निकालकर अपनी रोटी डाली तो पूरे मटके में रोटियां ही रोटियां आ गई, और टूनी जब रोटी निकालती तो उसमें और आ जाती। ये तो चमत्कार है बहू, ये कैसे हुआ? टूनी ने उस बूढ़ी माँ वाली पूरी घटना अपनी सास को सुनाई। भगवान ने तेरे अच्छे काम की वजह से ही ये दिया है। बहू, चल इसका जादू और आजमाते हैं। हाँ माँ जी। टूनी ने मटके को उल्टा करके सारी रोटियां निकाल ली और उसने मटके में 1-1 रुपए का सिक्का डाला, और देखते ही देखते पूरा मटका सिक्कों से भर गया। अरे वाह, कमाल है माँ, आज तो हम कुछ अच्छा खाएंगे। बड़े दिन हो गए कुछ अच्छा खाए हुए। टूनी अपने परिवार के लिए अच्छे खाने लेने चली गई। खाना खाने के बाद टूनी और उसकी सास को मटके का जादू देखना था, तो टूनी ने उस मटके में छोटा मटकी डाल दी। मटकी रखने से उस मटके में और मटकियाँ बनने लगी। वो मटकियाँ हाथ से बने मटकियों से ज्यादा मजबूत और सुंदर बने हुए थे। वाह माँ, ऐसे मटकी तो हाथ से बनाना काफी मुश्किल है। ऐसे मटकी तो बाजार में बहुत अच्छे दामों में बिकेगा, और जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं टूना जी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा पाऊंगी। हाँ बहू, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। अब तो तुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं माँ, हम इस मटके के सहारे नहीं रह सकते, ये जादुई है। कल को नहीं रहे तो बाजार में कुछ बेचने के लिए भी नहीं रहेगा, और हम अपनी पीढ़ी का काम भी तो बंद नहीं कर सकते।
ये काम तो हमारे पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी। मटकी का जादू अपनी जगह है और मैं मटकियाँ भी बेचूंगी। वाह बहू, बहुत अच्छे। मैं जानती थी कोई भी चीज तेरे मन को मैला नहीं कर सकती। जंगल में रानो नाम की चिड़िया चूड़ियाँ बेचने का काम किया करती थी। अपने बच्चों की खुशी और पालन पोषण के लिए रानो बहुत मेहनत किया करती थी। चाहे ठंड हो या फिर जोरों की बारिश, रानो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। उसी जंगल में गौरी के पति कालू की बहुत बड़ी चूड़ियों की दुकान थी। इसीलिए सारे पंछी कालू की दुकान से चूड़ियाँ खरीदा करते थे। एक दिन रोज की तरह रानो चूड़ी बेच रही थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। आओ बहन, चूड़ी ले लो। तभी दूसरे जंगल से आई मीठी चिड़िया रानो के पास आती है। सुनो रानो मौसी, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। ठीक है। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। सुनो मैडम जी, आप यहाँ से चूड़ी क्यों खरीद रही हो? मेरे पति की बड़ी चूड़ियों की दुकान है। वहाँ पर आपको अलग अलग डिजाइन की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ। अच्छा, फिर तुम रहने दो चिड़िया, मैं इनकी दुकान से चूड़ी खरीद लूंगी। गौरी उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जाती है। बेचारी रानो कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रानो के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। रानो चिड़िया उदास हो जाती है। तभी उसके पास गौरी आ जाती है। गौरी रानो से बहुत बहसबाजी करती है और गुस्से से रानो की टोकरी में लात मार देती है। ये ले, अब बेच अपनी चूड़ियाँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। बेचारी रानो चिड़िया अपनी टूटी चूड़ियों को देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दोबारा से चूड़ियाँ खरीद सकूं। रानो दुखी मन से घर चली जाती है। घर आकर देखती है तो बच्चे ठंड से कांप रहे होते हैं। अरे बच्चों, तुम्हें तो ठंड लग रही है, मैं तुम्हें अभी कंबल निकाल कर देती हूँ। रानो बच्चों को बड़ा सा कंबल निकाल कर दे देती है। बच्चे उस कंबल की गर्माहट में सो जाते हैं। अगली सुबह पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी पंछी काम पर नहीं जाता है। उसी रात दूसरे जंगल से भूखी और ठंड से कांपती चील अपना रास्ता भटक जाती है और वो सीधा कालू के घर का दरवाजा खटखटाती है। इस वक्त कौन है इतनी ठंड में जो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है? ऐसे बोल ही रही थी गौरी, तभी चील उसके सामने आ जाती है। चील, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रही हो? ठंड और रात ज्यादा हो गई है, इसलिए मुझे अब यहाँ रुकना होगा। पर चील, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? मुझे भूख भी बहुत लगी है। इतना सुनते ही गौरी और कालू घर छोड़कर वहां से जंगल में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी ठंड में कहाँ जाया जाए। कालू को एक रास्ता दिखाई देता है। जंगल में इस वक्त रानो मौसी ही मदद कर सकती है, लेकिन गौरी रानो के घर जाने में आनाकानी करती है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ रानू मौसी के यहाँ। कालू रानो मौसी के घर आ जाता है और गौरी पीछे पीछे। रानू मौसी, दरवाजा खोलो, मैं कालू। कालू, गौरी, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। रानो मौसी दोनों को जल्दी से एक गरम कंबल और एक एक कप चाय देती है। फिर कालू सारी घटना रानो मौसी को सुनाता है। कोई बात नहीं कालू,
ये भी आप ही का घर है। गौरी अंदर ही अंदर रानो मौसी से माफी मांगने को हो रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत करके गौरी, मौसी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कैसा बुरा बर्ताव, मुझे भी बताओ। कोई बात नहीं गौरी, रात गई बात गई, मैंने तो कब का भुला दिया है वो सब। फिर गौरी सारी बात कालू को बताती है कि कैसे उसने रानू मौसी की सारी चूड़ियों को तोड़कर बेकार कर दिया था। गौरी, तुम इतना गिर सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें तो मुझे अपनी पत्नी के अगली सुबह रानो कालू की दुकान पर काम करने जाती है और शाम को कालू रानो को उसके बदले में उसकी पगार दे देता है। इस तरह रानो को काम भी मिल जाता है और वह अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करना शुरू कर देती है। रानो चिड़िया पेट से है और वो बहुत जल्दी ही अंडे देने वाली है, लेकिन अभी भी बहुत चिंता में है क्योंकि अभी उसने अपना पक्का घर नहीं बनाया है। मुझे जल्दी से अपना पक्का घर बना लेना चाहिए। अपने अंडों को सुरक्षित और गर्म रखने के लिए पक्के घर की ज़रूरत है। इतना सोचकर रानो घर बनाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में जाते उसे कालू कौआ और गौरी कौवी मिलती हैं। सुनिए, मेरा नाम रानू है, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? बोलो चिड़िया, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मैं पेट से हूँ और जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक सुरक्षित घोंसला बनाना है, उसके लिए मुझे एक सुरक्षित जगह की तलाश है। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर सुरक्षित जगह कहाँ पर है? हाँ हाँ, मुझे पता है। आप यहाँ से सीधी चली जाओ, आपको वहाँ पर बना बनाया घर मिल जाएगा। उस घर में कोई भी नहीं रहता है, आप वहाँ पर जाकर रह सकती हो। क्या आप सच कह रही हैं? अगर मुझे बना बनाया घर मिल जाए तो मेरी सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। इतना कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। गौरी, तुमने उस चिड़िया को चील के घर का पता क्यों दे दिया? कालू जी, आप भी सीधे हो। हमने कोई ऐसे में ही फ्री की सेवा थोड़ी खोल रखी है, हम कोई बेले बैठे हैं। रानो चिड़िया गौरी के बताए घोंसले के पास आ जाती है। चील घर में नहीं था। यह तो बहुत ही बड़ा घर है, अब मैं अंदर जाके देखती हूँ। रानो अंदर जाकर घोंसले में बैठ गई। थोड़ी देर बाद चील वापस आ गया। वो देखता है घोंसले का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि उसके घर के अंदर कोई घुस गया है। अरे ओ चिड़िया, तुम्हें क्या अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो तुम मेरे घोंसले में आ गई? अरे चील, ये तुम्हारा घोंसला है, मुझे पता नहीं था। मैं पेट से हूँ, अंडे देने वाली हूँ, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। तुम अंडे देने वाली हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम यहाँ चिड़िया आराम से रहो, तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। थोड़े दिन बाद चिड़िया ने अंडे दे दिए। चिड़िया अपने अंडों से बातें कर रही होती है। ठंड भी बढ़ रही है, मुझे अब अपना खुद का घोंसला बना लेना चाहिए। दूसरी तरफ गौरी ने भी 2 अंडे दिए थे। कालू जी, उस रानू का कोई अता पता नहीं चला, चील ने उसके साथ क्या किया होगा। यह सब देखने के लिए कालू और गौरी वहां आ जाते हैं और वह अंदर जाकर देखते हैं तो रानो अपने अंडों के साथ घोंसले में बैठी थी। चील किसी काम से बाहर जंगल में गया था। रानो चिड़िया को देख गौरी देखती ही रह जाती है। रानू चिड़िया, क्या तुम जिंदा हो? तुम्हें चील ने खाया नहीं? आओ गौरी भाभी, आओ, आप इतने दिन बाद यहाँ आए। जो मैंने पूछा उसका जवाब दे चिड़िया। रानो उन्हें बताती है चील उसका अच्छा दोस्त है। चील उसके और उसके अंडों की पूरी देखभाल करता है।
यह सब सुनकर गौरी बहुत हैरान होती है। सोचने लगती है, अगर चील हमारा दोस्त बन जाए तो जंगल के सारे पंछी हमसे डरेंगे और फिर मुझे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं आएगी। गौरी टूनी चिड़िया को उसके अंडे लेकर वहाँ से निकाल देती है। गौरी भाभी, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बेचारी चिड़िया अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद चील घोंसले में लौट आता है। आओ चील आओ। वो चिड़िया कहाँ पर है? आपस में बातें करते करते गौरी के अंडों से 2 बच्चे बाहर आ जाते हैं। चील, आज से तुम हमारे दोस्त हो। नन्ही चिड़िया को मैंने यहाँ से भगा दिया। चील गुस्से में गौरी और कालू की खूब धुनाई करता है, क्योंकि उसने चील के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। चील को ना तो अंडे खाने को मिले और ना ही चिड़िया का नरम मांस। दूसरी तरफ रानू ने अच्छा सा घोंसला बनाकर पूरा कर लिया था और उसके अंडों से बच्चे भी बाहर आ गए थे। चिड़िया और उसके बच्चे हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं। हे भगवान, बस यही होना बाकी था। माँ जी, उठिए, देखिए ना, छत से पानी टपक रहा है। हाय राम, अभी तो बारिश का मौसम पूरी तरह आया भी नहीं और छत का ये हाल। चलिए माँ जी, उस तरफ चलते हैं, वहाँ पानी से बचे रहेंगे। पूरी रात उस छत से पानी टपकता रहा। टूनी और उसकी सास के पास और कोई चारा भी नहीं था। दरअसल में वह बिल्कुल अकेली थी। टूनी के ससुर की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी और टूनी का पति टूना करीब 2 सालों से घर नहीं आया था। वो पैसे कमाने के लिए दूसरे जंगल गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। टूनी ने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन टूना उसे कहीं भी नहीं मिला। तब से टूनी और उसकी सास एक दूसरे के सहारे जिंदगी काट रही थी। फसल बीजने के लिए उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। माँ जी, अगर ऐसे ही बारिश लगी रही तो हमारी टमाटर की फसल खराब हो जाएगी। अब कुछ कर भी तो नहीं सकते हम बेटा, जो भगवान को मंजूर वही होगा। अगर सारी फसल खराब हो गई तो हमारे पास इस बार बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा और घर में राशन लाने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। इस तरह टूनी और उसकी सास आपस में बातें करती हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार 2 दिन बारिश लगने से टमाटर की सारी फसल खराब हो गई थी। अगली सुबह, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? दोनों निराश मन से टमाटर की फसल को पानी में डूब देख मन ही मन घुट रही थी। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश रुकने की बजाय और तेज हो रही थी। रात को सोते समय टूनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। सुबह होते ही टूनी और उसकी सास बाजार चली जाती है और वहां से अच्छी किस्म की मछली खरीद लेती हैं। दोनों मछली लेकर जंगल वापस जा रही थी। तभी माँ जी, वो देखिए, ये क्या सच है माँ जी? सामने टूना था। दोनों तुरंत टूना के पास जाती हैं। टूना बहुत ही बुरी हालत में था। असल में उसका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसकी याददाश्त जा चुकी थी। इसी वजह से वह घर नहीं लौट सका था। टूनी और माजी टूना को वापस पाकर बहुत खुश थे। वे उसे साथ साथ घर वापस ले आए। लेकिन अब चुनौती और बढ़ गई थी। अब खाने वाले 2 नहीं 3 थे और टूना का इलाज भी करवाना बहुत जरूरी था। चल टूनी, इन मछलियों को खेत में डाल आए, अब इन्हीं से उम्मीद है। मौसम और किस्मत ने उनका साथ दिया। बारिश का मौसम यहाँ दूसरों की फसलों को बर्बाद कर रहा था, तो वहीं टूनी के खेत के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। कुछ ही वक्त में खेत में ढेर सारी मछलियाँ दिखने लगी। बाजार में जाकर टूनी ने खूब मछलियाँ बेची, जिससे अच्छी खासी कमाई हुई।
कमाई अच्छी हुई तो टूनी और माँ जी ने टूना का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में टूना को सब कुछ याद आ गया और अब सब ठीक हो गया था। टूनी का परिवार भी पूरा था और राशन भी। वहीं पास के जंगल में कालू कौवा के यहाँ बड़ा हादसा हो जाता है। उसकी बेटी खाना बनाते हुए पूरी तरह से जल जाती है। घर वाले उसे जला हुआ देखकर बड़ी परेशान थे। नीम हकीम हर जगह की दवा उसकी करा चुके थे, लेकिन कोई भी उसके चेहरे और हाथों को ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी टूना के जंगल का एक पक्षी कालू कौवा के पास किसी काम से जाता है और जब उन्हें उनकी बेटी की परेशानी का पता चलता है, अरे कालू कौवा जी, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जंगल का टूना ऐसा दवाई देता है, बस 1-2 बार ही इस्तेमाल से रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मेरी बात मानो, अपनी बिटिया को वही दिखा आओ। सचमुच में अगर मेरी बेटी को उसकी दवाइयाँ लग गई और मेरी बेटी सही हो गई तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका घर अनाज से भर दूंगा। फिर क्या सोच रहे हो? चलो जी, हम टूनी को लेकर टूना के पास जाते हैं। टूनी अपने चेहरे को हर समय दुपट्टे से ढककर रखती थी। उसे अब बाकी लोगों से मिलने जुलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो कोई भी उसके झुलसे हुए चेहरे को देखता तो उसके मुंह से एक बार को चीख निकल ही जाती। जब टूनी को ये बात पता चलती है तो वो खुश तो होती है, लेकिन वो फिर उदास हो जाती है। माँ, मैं थक गई हूँ। कभी इस डॉक्टर के पास जाओ, कभी उस वैद्य के पास जाओ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। बेटा, उस जंगल के पक्षी ने कहा है, उस जंगल के टूना के हाथ में बहुत सफाई है। उसके हाथ की दवाइयाँ पक्षियों को जल्दी ठीक कर देती है। मैं मानती हूँ, हम बहुत जगह घूमे हैं, पर अपनी माँ के कहने पर बस एक बार तू मेरे साथ चल तो सही। फिर अगले दिन टूनी को लेकर टूना के जंगल आ जाते हैं। आइए आइए, बताइए क्या हुआ है? ये मेरी बेटी टूनी है। इसका चेहरा खाना बनाते वक्त जल गया। इसका चेहरा पूरी तरह से सुलझ गया है। बहुत इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें किसी ने बताया तुम्हारे पास जादुई दवाई है। अगर आप इसी तरह दुपट्टा लपेट कर बैठे रहेंगी तो मैं कैसे देख पाऊंगा कि आपका चेहरा कितना जला हुआ है तथा आपको क्या दवाई देनी है। नहीं, मैं अपना दुपट्टा नहीं निकालूंगी। पिताजी ने बता दिया ना, मैं कितनी जली हूँ। जो भी मेरा चेहरा देखता है वो डर जाता है। भला ये क्या बात हुई? तुम अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओगी तो वो फिर इलाज कैसे करेगा? टूना उसे बहुत समझाता है और आखिर टूनी अपना दुपट्टा उतार देती है। टूना देखता है कि उसका एक तरफ का चेहरा और हाथ बुरी तरह से जला है। टूना उनको 2 बोतल उठाकर देता है। ए जादुई जामुन के पेड़ से टूटे हुए जामुनों, मैं यह दवाई उस टूनी को दे रहा हूँ। टूनी को जल्दी से अच्छा कर देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। टूना उस दवाई को कालू कौवे को दे देता है और 1 हफ्ते बाद आने को कहता है। टूनी जी, आप 1 बोतल और लीजिए और इसे अपनी जली हुई जगह पर लगा देना। देखना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और दुपट्टे को हर वक्त लपेट कर मत रखना। टूनी को कोई उम्मीद नहीं थी। वो मरे मन से टूना से वो बोतल ले लेती है और घर जाने पर अपनी माँ से कहती है, भला ऐसी कोई दवाई होती है कि उसे खाओ पियो लगाओ और ठीक हो जाओ? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दवाइयाँ खाई और लगाई ही तो जाती है। तुम एक बार खाकर तो देखो। अगर आराम नहीं पड़ा तो हम नहीं जाएंगे। सच में अगर आराम हो गया तो सोचो तुम कितनी सुंदर दिखोगी। बस माँ, तुम मुझे ऐसे ही ख्वाब दिखाती रहती हो और दवाइयाँ खिलाती रहती हो।
गोरी कौवी बड़ी पाबंदी के साथ टूनी को रोज दवाई देती और चेहरे पर भी लगाती। 3 दिन में टूनी को झुलसे हुए चेहरे ठीक दिखाई देने लगी। अब उसका मन थोड़ा खुश था और अब खुशी खुशी दवाई खा रही थी और दवाई लगा भी रही थी। 1 हफ्ते होते ही उसके दाग बहुत हल्के हो गए थे। माँ, सचमुच में वो तो जादुई दवाई है। देखो तो मेरा चेहरा कितना अच्छा हो गया है। चलो ना माँ, आज हम फिर जाकर दवाई ले आते हैं। हाँ मेरी बच्ची, हम जरूर चलेंगे। टूनी भी एक बार आकर दवाई लेकर चली जाती है। अब वो बिल्कुल ठीक थी और जब टूनी का चेहरा पूरी तरह से ठीक हो गया तो वह पहले की तरह सुंदर दिखाई दे रही थी। एक दिन कालू कौवा, गोरी कौवी और टूनी टूना को मिलने आते हैं। अरे टूनी जी, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं और सच में आप बहुत सुंदर भी हैं। बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आया हूँ। क्या तुम्हारी माँ से बात हो सकती है? तभी टूना की माँ वहाँ आ जाती है और कालू कौवा उसकी माँ से कहता है, अगर हम चिराग लेकर भी ढूंढे तो हमें टूना जैसा दामाद नहीं मिल सकता। आप हमारी टूनी को अपने घर की बहू बना लो। और ये सुनकर टूना मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। और कुछ दिन बाद टूना की शादी टूनी से हो जाती है। जादुई जामुन के पेड़ की वजह से अब टूना का जीवन बहुत ही खुशहाल था।